हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे आज पेपर देने जा रहे हो बाबू, क्लास 12 यानी 6 मार्च को फिजिक्स का, तो आज की इस वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हो ना, जितने भी परिभाषा है और थ्योरी, यानी कि आज की इस वीडियो से सीधे सीधे पेपर में आपके फंसेंगे। और देखिए जो डेरिवेशंस है यानी कि जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये बाबू अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए स्पेशल बनाए हैं और इसी क्लास से आपको ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में फंसेंगे। देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं अच्छे से पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, आराम से समझ लीजिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का आपका पेपर बहुत ही बेटर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आराम से धैर्य से तैयारी कीजिए, सभी बच्चे पास हो जाएंगे आराम से। यहां से बाबू प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अभी केमिस्ट्री और आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही बेटर तैयारी होगा, तो फिजिक्स का अच्छे से टेंशन मत लो, सब लोग बेटर करके आओगे। यहां से पहला क्वेश्चन आपका उठेगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, यानी कि आप क्या समझते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछिए आप समझिए कि इसका परिभाषा पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इसको थ्योरी के माध्यम से आपको कॉपी में लिखना होगा कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण यानी कि सी से अधिक कर दिया जाए, तो यहाँ पे जैसे आई जो होगा बड़ा होगा क्रांति कोण से, तो किरण जो कि पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप देखे होंगे जो कि हीरा यानी कि डायमंड जो होता है ना, उसमें अगर हम लाइट डालेंगे मतलब प्रकाश डालेंगे उसमें, तो उसी में प्रकाश टकरा के उसी में घूमता रहेगा, तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है हीरा में। तो इस तरीके से आप थ्योरी लिख के आराम से आना, चिंता मत करिए, एक एक क्वेश्चन आपका यहां से जल्दी में हम तैयारी करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आंख की समंजन क्षमता। पेपर में पूछता है ना बाबू कि आंख की समंजन क्षमता को इसको परिभाषित कीजिए, तो आराम समझिए कि नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की जो क्षमता होती है उसे ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। कह लें तो मेरी बात को एक बार समझिए कि आप जब भी अचानक धूप में निकलते हैं रूम में से बाहर, तो देखिएगा आपका जो प्रकाश होगा आंख पर ठहरता ही नहीं, आंख क्लोज होने लगती है, बंद होने लगती है। इसका मतलब ये जो होता है ना आंख की समंजन, यानी कि जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश मतलब उतना ही आंख प्रकाश ले पाती है, और जितना अधिक होता है उसको मतलब क्लोज होता है, इसका मतलब कि वो छोड़ देती है, मतलब समायोजित कर लेती है। प्रकाश कम रहता है तो पूरी खुल जाती है और ज्यादा होता है तो तुरंत बंद होने लगती है। तो ये जो होता है ये आंख की समंजन क्षमता के अकॉर्डिंग होता है, आराम से इसको देख के जाना। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, √3 लिखा है ना, अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तनांक कोण यहाँ पे दिया है, सॉरी ज्ञात करना है, जबकि आपतन कोण यहाँ पे 60 अंश। इस तरीके का जब भी न्यूमेरिकल सामने आ जाए आप ये एक बात ध्यान रखना, ये √3 जो है अपवर्तनांक n का मान दे रखा है, n का मान √3 दिया है ना, आप इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हो √3 में, तो ये दोनों से डिनोट कर सकते हो। और इसमें आपतन कोण यानी कि एक का मान दिया है 60 अंश, और पूछा इसमें अपवर्तन कोण क्या होगा। यहां से सबसे पहले आराम से देखिए प्यारे बच्चों कैसे निकालोगे। यहाँ पे n बराबर सूत्र लगाना कि साइन आई अपान साइन आर, इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। और ये n का मान दिया है यहाँ पे √3, और ये बराबर सूत्र लगे साइन आई का मान, आई की जगह 60 अंश से आपतन कोण, यहाँ पे साइन आर, यहाँ पे आपतन कोण है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से साइन आर निकालना है, तो साइन आर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, त्रिया गुणा साइन आर बराबर साइन 60 अंश, और बट्टे में आर का जो एन का मान है ये √3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से करना क्या है, बस साइन आर बराबर साइन 60 अंश का मान रख लीजिए त्रिकोणमिति से याद करके, और यानी कि √3/2 होता है, और बटे में जो n का मान है √3 ये हो जाएगा। अब यहाँ से सीधे सीधे हम लोग काट देंगे, √3 से √3 कटेगा तो 1/2 बन जाएगा, यही हमारा आ जाएगा क्या प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका अपवर्तन कोण आ जाएगा यानी कि r का मान। ठीक है, इस तरीके से जब भी न्यूमेरिकल आए घबराइएगा मत, ये सारा जो चीज मैं बता रहा हूं इसी तरीके से फॉलो करिएगा, आराम से इस क्लास को देखिए, सारा क्वेश्चन यहां से फंस जाएगा।
यहाँ से लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित करने के लिए डिफिनेशन पूछता है। तो लेंस के अंदर, जो लेंस के अंदर बाहर वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे यानी कि अपवर्तित हो जाती हो, इस तरीके के लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। जैसे कि आप देखे होंगे ये लेंस है, जैसे कि आपका उत्तल लेंस मैंने बना दिया यहाँ पे, और ये जो बीच में मुख्य अक्ष खींच दिए, और बीच में जो ये सेंटर होता है लेंस का, ये प्रकाशीय केंद्र होता है लेंस का। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तथा अपवर्तनांक जो है n बराबर 1.5 है। इसकी फोकस दूरी बताइए। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आता है बाबू। सबसे पहले इसका देखिए, अवतल लेंस दिया है। लेंस ध्यान रखना कि कौन सा दिया है, अवतल है या उत्तल। तो यहाँ पे अवतल दिया है। अब यहाँ से क्या पता चलेगा कि ऋणात्मक रखेंगे कि धनात्मक। तो अवतल में यह ध्यान रखना है कि इसमें दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी कैपिटल आर का मान दिया है। अब यहाँ से हम लोग, यहाँ से आर जब दे दिया है सिंपल तरीके से, अब यहाँ से मान रखेंगे R1 का मान माइनस में रखेंगे, अवतल लेंस है तो -30 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना रख लेंगे, प्लस में 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की बात किया है यहाँ से। और यहाँ पे N2 रख लेंगे, अपवर्तनांक 1.5। अब सीधे सा सूत्र लगाएंगे ये वाला, यानी कि लेंस का सूत्र, यानी 1/f, फोकस दूरी निकालना है ना, तो 1/f इक्वल टू n-1, और यहाँ पे होता है ब्रैकेट में 1/r1 और माइनस का 1/r2। अब इसी फार्मूले पे इस मान को रख के आराम से सॉल्व करके आना। ठीक है, जैसे 1/f इक्वल टू n का मान रख लीजिए 1.5 और माइनस का 1, ये फार्मूला में होता है। फिर आइए ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे 1/r1 का मान माइनस में रखे हैं ना, तो -30, और फिर सूत्र में होता है माइनस, r का मान 30 रखेंगे तो 1/30। अब इसको सॉल्व कर लेना बस। 1/f बराबर ये जो घटेगा 1.5 में से 1, तो यानी कि 0.5 बचेगा, और इसके ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो इसका एलसीएम 30 होगा, और माइनस माइनस जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा, बटे 30 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से 1/f बराबर, इसको देखिए 0.5, अब इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, 2 कम 2 है 15 हो जाएगा। अब इस तरीके से या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। f बराबर -30 बटे में ये कितना आ जाएगा, तो 0.5 गुणे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको दशमलव को उड़ाएंगे तो ये 300 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, ये यानी कि 10 के पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे तो 300 आ जाएगा, 30 बार, यानी कि f का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। यही हमें फोकस दूरी निकालना था। आराम से क्वेश्चन को करके जाइएगा। आज की क्लास जो है छोटा सा क्लास है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन फंसाएगा। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल और आ गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, दोनों लेंस संपर्क में रख दिया। इस संयुक्त से यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखिए, संयुक्त की वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए घबराइएगा मत, आराम से जो चीज का मान दिया है लिख लीजिएगा, इसके बाद से सूत्र क्या लगेगा उसको लगा के सॉल्व करना है। चलिए इसमें देखिए, यहाँ पे एक उत्तल लेंस दिया है, इसकी फोकस दूरी तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब दोनों फोकस को लिखेंगे। F1 मतलब उत्तल को पहले दर्शा ले 10 सेंटीमीटर, जो कि उत्तल में प्लस होता है फोकस दूरी। अवतल को F2 दर्शा लेते हैं, और यहाँ पे अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, इसलिए -50 सेंटीमीटर। ये दो काम आप पहले कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे संयुक्त फोकस दूरी निकालना है, क्योंकि जो दोनों लेंस लगा है ना, उत्तल और अवतल, इसका संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे। इसके लिए सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस, यहाँ पे क्या होता है प्लस 1/f2। यहाँ पे हम डायरेक्ट जब सूत्र के अकॉर्डिंग मान रखे हैं तो 1/f बराबर 1/f1 का मान 1/10, और ये प्लस होता है ये माइनस, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा और 1/50 हो जाएगा। यहाँ से अब क्या करेंगे, सीधे सीधे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं।
1/50 एफ बराबर ये 5 माइनस 1/50, यानी कि इसको एलसीएम लेके किए हैं बाबू। यहाँ पे 4/50 आएगा, कटा दीजिए ऊपर 2 से और नीचे भी, तो 2 दूनी के 4 और 2 25, इस तरीके से हो जाएगा 2/25 आएगा। एफ बराबर 25/2 हो जाएगा। त्रिय गुणा करके इसका मान पलट के, यानी 25/2, ये हमारा फोकस दूरी आ गया। अब इसमें बोला था ना कि यहाँ पे हमें वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, कि यानी कि इसका इमेज कहाँ बनेगा या कितने दूरी पर बनेगा, ये बताइए। तो लेंस का सूत्र यूज करेंगे। इसके लिए सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अगर यही दर्पण का बात होता है बाबू, यहाँ प्लस लगा देते, लेकिन ये है लेंस, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे 1/f के जगह पे, यहाँ पे हमने निकाला था, यानी कि सीधे सीधे यहाँ से देखिए 1/f की जगह 2 दूनी के 4 और ये कितना हो जाएगा 25, तो 1/f की जगह 2/25 हमने लिख लिया। वही चीज यहाँ लिखा है, टेंशन मत लीजिएगा। और 1/v जैसे वैसे रख लीजिए सूत्र के अकॉर्डिंग। यहाँ माइनस सूत्र में होता है तो माइनस रखिए, और u जो है वस्तु की दूरी माइनस में 1/25। अब यहाँ से ब्रैकेट ऑफ होगा तो ये गुणा होके प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना कि 2/25 बराबर 1/v प्लस 1/25। ऐसे अब 1/v का मान निकालना, यानी कि हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता करना है। तो 1/v बराबर ये 2/25 जैसे वैसे रखिए, इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में है ना, तो ये आएगा पक्षांतर होगा तो यहाँ पे ऋण चिन्ह हो जाएगा। इसलिए एलसीएम तो सेम है 25-25, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/25 होगा, और v का मान आएगा सीधे सीधे 25 सेंटीमीटर। यानी कि हमें पता चल गया कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। बस इतना ही निकालना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। आगे अब चलते हैं एक और प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कि क्राउन कांच का एक द्विअवतल लेंस बनाना है। क्या है कि एक क्राउन कांच है और इसका एक द्विअवतल लेंस बनाना है, और लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि क्षमता जो है इसका पावर माइनस का 2.6 डायोप्टर हो, और क्राउन कांच का अपवर्तनांक यानी कि n का मान 1.65 है। अब सबसे पहले जो मान दिया है उसको पहले लिख लेना है। क्या करना, लिख लेना है। जिसे दिया है n बराबर 1.65, ये अपवर्तनांक हो गया। अब यहाँ पे पावर दिया है, यानी कि उसकी क्षमता दिया है बाबू कि माइनस में 2.6, क्योंकि यहाँ से हमने 2.6 माइनस में डायोप्टर में लिख दिया। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले इसका फोकस निकाल लेते हैं। क्या फोकस, F बराबर 1/p। अब यहाँ से क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे 100 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे पहले से ये क्या है डायोप्टर में दिया है, तो F बराबर माइनस का 1, माइनस का क्या रखेंगे 1, अब टेम P का मान यहाँ से रख लीजिए, यानी माइनस 2.6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे या इतने पर भी रख देंगे, यानी F का मान इतना। अब यहाँ से R1 का मान माइनस में R रखेंगे, R2 का मान R रखेंगे। बाबू आपको कितने बार ये सवाल बताया गया है, इस तरीके से ही करना पड़ेगा। सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर n-1, और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि 1/f का मान यानी कि हमने निकाला है माइनस का 2.6, और ये जो है आपका सूत्र n की जगह कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 1.65 यानी 1.65, और सूत्र में होता है -1, तो 1 रख लीजिए। और 1/r1, 1/r1 का मान माइनस का r रखेंगे, है ना यहाँ से, और 1 ये जो माइनस है माइनस में 1/r2 का मान केवल r रखेंगे प्लस में, इस तरीके से रख लेंगे। अब सिंपल तरीके से जो चीज़ें है ऊपर से नीचे उतारते चलिए कि माइनस 2.6 हो जाएगा, बराबर इसको अगर 1.65 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.65, अगुणे इतना को अब इसमें से घटा लेंगे तो -2/r आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से r बराबर सीधे तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, r बराबर कितना हो जाएगा 0.65, अगुणे ये माइनस में 2 और बट्टे में फिर माइनस में 2.6, इसको क्रॉस यानी काट देंगे, सीधे सीधे आपका r का मान आ जाएगा 0.5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा तो ये 50 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे, अगर मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे भाग, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप कर लेना, डरना नहीं है सभी बच्चे, आप आराम से न्यूमेरिकल लगा के जाना, और एक एक क्वेश्चन जो है आपको पेपर में फंसाएंगे। आराम से करना इस क्लास को, मतलब वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि देखिए सवाल क्या रखा है इसमें कि 1.732 अपवर्तनांक से बने
समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि डेल एम का मान यहाँ पे पता करना है। इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा, यानी आई का मान यहाँ पे पूछ रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान जो दिया है प्यारे बच्चों, इस मान को पहले लिख लीजिए। बहुत बार बताया हूं कि न्यूमेरिकल करने का ये तरीका आजमा लीजिएगा। सबसे पहले ए यानी यहाँ प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, एन अपवर्तनांक 1.732 है और डेल एम यानी अल्पतम विचलन कोण का ये मान बोलते हैं। इसका मान निकालना है हमें। सूत्र सबको पता होता है कि एन बराबर होता है कि साइन कोष्ट में ए प्लस डेल एम बाई टू, फिर फिर बटा में होता है साइन ए बाई टू। इसी सूत्र को याद रखिएगा, इस पे पक्का ही पेपर में आएगा, गारंटी बता रहा हूँ। एक तो न्यूमेरिकल इस पे पक्का आएगा कल, ठीक है। आराम से देखिए, इसका एन का मान रखिए 1.732 या इक्वल टू साइन, यहाँ पे ए का मान प्रिज्म कोण कितना है प्यारे बच्चों 60, प्लस डेल एम का मान निकालना तो वैसे रख दीजिए बटा में 2, फिर बड़ा बटा लगाइए साइन। यहाँ पे ए का मान 60 रखिएगा क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 60। अब यहाँ से बटे 2 ये सूत्र में होता है, कटाएंगे तो ये ऊपर नीचे कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये तो 30 हो जाएगा ना, 2 से 60 में भाग देंगे तो ये जो है अपवर्तनांक 1.732। अब यहाँ से साइन कितना हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा ना, तो साइन 30 अंश इक्वल यहाँ पे ये जो है सेम उतार दीजिए, साइन और ब्रैकेट इन 60 प्लस डेल एम बाई टू। अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान रखेंगे बाबू, तो ये जो इसका मान कितना होता है, आप सबको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये जो 1.732 है ये कितने का अंडर रूट का मान होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 का मान होता है। सर कितने का, अंडर रूट 3 का मान होता है, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इक्वल इधर आइए, आप देखिए साइन या ब्रैकेट इन 60 प्लस डेल एम बाई टू, आराम से इतना रख लेंगे। अब यहाँ से इसको गुणा कर लीजिए, अंडर रूट 3 में 1 से करेंगे तो अंडर रूट 3, अब बटे 2 जैसे वैसे रख लीजिए, साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई टू। अब सिंपल तरीके से अब ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान जागरूक करना होगा कि अंडर रूट 3/2 जो है यहाँ पे हम कितने साइन का मान रखेंगे कि ये आ जाएगा। तो साइन 60 अंश का मान होता है कितने का, साइन 60 अंश का, और बराबर साइन यहाँ जो है इस पक्ष में साइन 60 अंश प्लस डेल एम बाई टू ऐसे रख लेना। अब यहाँ से देखिएगा साइन से साइन दोनों पक्ष में कटा लेंगे तो बचेगा केवल यहाँ 60 अंश, और इधर क्या बचेगा 60 अंश प्लस डेल एम बाई टू। अब यहाँ से सिंपल तरीके से बाबू सीधे त्रियक गुणा करेंगे, 60 में 2 से करेंगे तो 60 दूनी के 120, और यहाँ से हम लोग यहाँ से 120 करेंगे और फिर डेल एम प्लस 60 प्लस डेल एम करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे ना तो 120 में से अगर इस 60 को घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा बाबू, डेल एम का मान निकल के आएगा 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करिए। जो भी बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना, और ये जो है अल्पतम विचलन ये क्वेश्चन में निकालना था, यानी कि अल्पतम विचलन की अवस्था में आपतन कोण भी पूछा था इसमें, आपतन कोण। तो आपतन कोण आई होता है, जो कि आई बराबर ये सूत्र होता है ए प्लस डेल एम बाई टू। ए क्या है, तो प्रिज्म का ये कोण होता है, और डेल एम जो होता है अल्पतम विचलन कोण होता है, और बटे में 2 ये सूत्र होता है, ठीक। तो आई बराबर 60 अंश जो है प्रिज्म कोण है, और प्लस डेल एम का मान अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं कि कितना आया था बाबू, तो 60 अंश आया था, ठीक है ना। उसी को रखेंगे तब जाके हमारा आपतन कोण निकल पाएगा। तो 60 प्लस 60 यानी बटे 2 यानी 120 बटे 2 यानी कि 60 अंश, ये भी आ गया। आपतन कोण निकालोगे कि नहीं, आराम से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका चांस बनता है आने का, ठीक है। सब लोग प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग, और प्यारा सा एक बार लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन को आराम से करके आना, ठीक है। कि एक प्रिज्म कोण यानी कि ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण जो है डेल एम के बराबर है, यानी कि जितना प्रिज्म कोण है उतना ही न्यूनतम विचलन कोण भी है, यानी कि अल्पतम विचलन कोण इसको बोलते हैं और इसी को न्यूनतम भी बोलते हैं, सेम चीज उसी का नाम है। ये बराबर है, यानी प्रिज्म कोण और डेल एम का मान दोनों सेम है। तो न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। सबसे पहले क्या बोला है कि आपतन कोण यानी आई निकालना है इसमें, अपवर्तन कोण आर निकालना है इसमें, और प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक यानी एन निकालना है। तीन चीजें इसमें निकालना है। बस आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है कि क्या क्या चीजें दिया है और क्या हमें निकालना है, बस। तो
तो दिया है इसमें ए प्रिज्म कोण बराबर अल्पतम विचलन कोण, ये दोनों बराबर दिया है। यानी कि सीधे से बात करें कि आपतन कोण निकालें तो आई बराबर ए प्लस डेल एम बाई टू सूत्र होता है। अब यहां से यहां से बाबू यहाँ पे प्रिज्म कोण ए प्लस डेल एम कोण ए बटे दो, ए प्लस करेंगे तो 2a हो जाएगा, बटे में दो, ए से एक, दो से दो कैंसिल तो केवल ए बचेगा। ये किसका मान ला दिया हम लोग, आई का मान, अपतन कोण का मान ए जब आ गया। अब यहाँ से अपवर्तन कोण भी निकाल लेंगे। अपवर्तन कोण आर बराबर होता है ए बाई टू, केवल ए बाई टू होता है। अब यहाँ से ये निकल जाएगा सिंपल तरीके से। अब प्रिज्म का अपवर्तनांक भी निकालेंगे बाबू, आराम से देख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक एन होता है। क्या होता है, एन। इसके लिए सूत्र होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए बाई फिर बटा में होता है साइन ए बाई टू। इस तरीके से ये आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इस दोनों में, इसमें इससे, इसमें इससे। तो इसमें पहले करेंगे तो देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे साइन ए बाई टू हो जाएगा। क्या होगा, 2 गुणे ए साइन ए बाई टू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कास ए बाई टू। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये फार्मूला का यूज किया जा रहा है, यानी कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और बटे में 2 साइन ए बाई टू, ये तब जाके यहाँ से आप प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल पाएंगे। जैसे लिखेंगे साइन ए बराबर साइन 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू, ये होता है साइन ए का सूत्र। साइन ए का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। अब यहाँ से सिंपल तरीके से क्या करते हैं बाबू, ए बाई टू से ए बाई टू तो यहाँ पे कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं, कॉमन नहीं मिलेगा बाबू, यहाँ पे सीधे सूत्र बन जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 cos a बाई टू हो जाएगा। क्या बनेगा, 2 cos a बाई टू, और इसी को हम लोग n जो है अपवर्तनांक के रूप में लिखते हैं 2 cos a बाई टू। ये वाला चीजें याद रखना, पेपर में आएगा तो ऐसे आपको फॉलो करके लिखना होगा। अब चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो पेपर में पक्का ही पूछेगा और इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है, बढ़िया से पढ़ लो थोड़ा सा वक्त देकर। कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच कहीं भी रखी है, ठीक है। किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आरेख की तुलना कीजिए। सबसे पहले आपको फिगर समझाता हूं, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। कौन सा, अवतल दर्पण। और यहाँ से एक मुख्य अक्ष खींचा गया इसमें बीचों बीच से, इस पे जो पोल है यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि वक्रता केंद्र। अब यहाँ से देखिए कहीं भी वस्तु जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने रखा F और P के बीच में कहीं भी रख दिए, यहाँ से वस्तु से प्रकाश जा रहा है और दर्पण से जैसे टकराया, ये आभासी, ये प्रतिबिंब जाएगा कहाँ पे, दर्पण के पीछे जाके यहाँ पे, और ये जो है आपको टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगा। एक और वस्तु से प्रकाश जाता है जो कि सीधे जाएगा, दर्पण से टकराएगा सीधे, और ये दोनों वस्तुओं को जाकर के प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को काटेगा और यहाँ से ये वक्रता केंद्र से होकर लौट जाएगा। इस तरीके से जब होता है स्थिति तो प्रतिबिंब आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनता है, यानी पीछे बन रहा है, और तथा वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये आप याद रखना, ठीक है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा है इसमें कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस की द्रव्य में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा। ये चीज आप 100% पढ़ के जाना, 100% पढ़ के जाना, आराम से आएगा पेपर में। देखिए वायु में फोकस दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों, एफ ए, एयर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हवा में फोकस दूरी निकाल रहे हैं तो इसके लिए सूत्र होता है कि Na-1 और ब्रैकेट इन 1/r1 - 1/r2, इस तरीके से कर लेना। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में फोकस दूरी क्या होता है, तो FL यानी कि लिक्विड ऑफ फोकस लेंथ, यहाँ पे इक्वल कर लीजिए Na/NL माइनस का 1 और ब्रैकेट इन हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। इसी तरीके से आप दोनों सूत्र याद रखिएगा, एक वायु में फोकस दूरी, एक द्रव में फोकस दूरी, और यहाँ पे इसका अनुपात दिखा देना है कि दोनों का अनुपात क्या होता है। तो वायु में फोकस दूरी बाटा में द्रव में फोकस दूरी इक्वल होता है Na-1 अपान में Na बटा में NL-1। इस तरीके से अनुपात दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। एक और क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या लिखा है इसमें कि यदि प्रिज्म का कोण तथा अल्पतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पे निकालना है। अपवर्तनांक निकालना है, बहुत ही सिंपल सा। इस क्वेश्चन को मैं अभी
आपको डाल दिया हूँ, आप लोग आराम से टेलीग्राम से देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। जिससे प्लस में 5 डायोप्टर तथा माइनस में 3 डायोप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, तो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी और क्षमता भी बताइए। सबसे पहले जो दिया है ना P1 और P2, यानी कि क्षमता दिया है, P1 का मान 5 प्लस में डायोप्टर और P2 का मान माइनस में 3 डायोप्टर, ये है। अब इसका संयोग की क्षमता निकाल लीजिए, P बराबर P1 प्लस P2 होता है। यहाँ पे P बराबर, एक बार जोड़िए 5 माइनस का 3 हो जाएगा, 5 में से 3 गया, ये 2 डायोप्टर आएगा। ये आपका संयुक्त क्षमता का क्षमता आ गया, यानी कि 2 डायोप्टर। अब फोकस दूरी निकालिएगा, F बराबर 1/P होता है। अब 1/2 हो जाएगा। अब इसका मतलब कि इसको हम 1/2 करने का मतलब 0.5 भी लिख सकते हैं मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ये सीधे सीधे 100 से भागो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाना, और इसके बाद से इसका पीडीएफ जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है भाई, अभी भी टेलीग्राम पे जाकर ले सकते हो, डीके सर। अभी आइए उधर से केमिस्ट्री की क्लास लगाते हैं, एकदम जैसे ही छुट्टी होगा एकदम डीके सर क्लासेस पे केमिस्ट्री का वायरल चपुआ ट्रिक मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके जाना कि चपुआ ट्रिक लाएं कि नहीं, कमेंट कर देना।